हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक अहम हिस्सा। आज आप क्लासेस को हम लोग लेकर चल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड पहले से ही था कि ज्योग्राफी का वीडियोस नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। अपने कुछ निजी बात थी जिसके कारण मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, बट आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो का शूटिंग हो जाए। और होप सो कि आप देखे होंगे कि पिछले क्लास में भी हम लोग जो सारा रिकॉर्डेड थे वो आपको यूट्यूब पर मिल गया है, ठीक है ना। तो आपका ज्योग्राफी के भी आएंगे, धीरे धीरे सारे कुछ आएंगे, ठीक है। अकाउंट्स का भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, जितने भी बच्चे तैयारी पर लगे हुए हैं, अब बहुत जोर शोर से एग्जाम की तैयारी के लिए हो रहा है, तो आई होप सो कि आप लोग को एक वीडियो और मैं दूंगा जिसमें जितनी भी अभी वैकेंसीज हैं उस सारे वैकेंसीज को भी हम लोग ला रहे हैं, तो उसको सारा एक वीडियो पर लाकर कवर कर देंगे ताकि उस पर आप लोग ध्यान दें और उस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं अगला। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात कर चुके थे ज्योग्राफी के वीडियोस में कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे, ठीक ना, ब्रह्मांड का सृष्टि का रचना हुआ था, कैसे इसमें आपका सोलर सिस्टम्स आए थे, सारे प्लैनेट्स क्रमित वाइज में आए थे। हम लोगों ने मरकरी के बारे में पढ़ा था, हम लोग वेनस के बारे में पढ़े थे, अर्थ के बारे में पढ़े, मून के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो दे दिया। ताकि हम आपको इस सब रिवीजन इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि अगर आपका जो एक पूरा सिस्टम चलता आ रहा हो, उस सिस्टम को आप समझेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर उसको सारी चीज को देखकर अपनी नोट्स को रेडी कर ले, ताकि आप एक अच्छे नॉलेज को यहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का मेरा चौथा जो टॉपिक आ रहा है वो है मेरा मंगल ग्रह, ठीक है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं मार्स के बारे में। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं ताकि रिवीजन करवा दे रहा हूं ताकि आपका सारी चीजें कनेक्ट हो जाए, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह जाने के लिए हम लोग सोलर सिस्टम में सबसे पहले क्या सन को लेते हैं हम लोग, ठीक है। सन के बाद 4 आते हैं, ठीक है, 4 प्लैनेट, फिर बीच में आएंगे आपका बेल्ट, फिर आएंगे आपका 4 प्लैनेट, फिर बीच में आएंगे, लास्ट में आएंगे बेल्ट, ठीक है। अब आप एक बात को ध्यान दीजिएगा कि कुपर बेल्ट के पहले का 4 ये कठोर अवस्था में होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं कठोर अवस्था में, ठीक ना, यानी कि ये कठोर होता है। और कुपर बेल्ट के बाद जो 4 है वो होता है गैसीय स्टेट में, ठीक ना, यानी गैस के स्टेट में। हालांकि मैं इसके बारे में फुल बता चुका हूं पहले के क्लास में, आप प्रीविजन क्लास को एक बार जाकर देख लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी न्यू व्यूअर्स होंगे वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर आप पीछे के वीडियोस को अगर नहीं देखेंगे। तो पीछे के वीडियोस आपसे उसके रिलेटिंग करके यहां पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो प्लीज 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 आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे सारे वीडियो से एक बार पूरा नॉलेज ले ले, उसको सारे पॉइंट्स को देख ले, उसके बाद आप इस वीडियोस को देखें, तो ये वीडियो को देखें ताकि आपको बहुत अच्छे नॉलेज मिल जाएंगे। चलिए, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, तो बात कर रहे हैं मार्स को, ठीक है। मार्स जो है, ठीक है, ये चौथा मेरा प्लैनेट का आपका ग्रह है, ठीक है। सन से मार्स की टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो लगभग 227 मिलियन किलोमीटर है, 227 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितने होते हैं, 10 लाख। तो 227 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है, ठीक ना। यानी अगर हम लोग अपने पृथ्वी से अगर हम लोग जाना शुरू करें तो समझिए कि कितना समय लग जाएगा। हालांकि सन से तो लाखों साल लग जाएंगे, समझ के बात को, अगर हम लोग पैदल निकलेंगे तो, ठीक है। हालांकि पैदल, मैं मजाक कर रहा हूं, पैदल नहीं हो सकता है। चलिए, तो आप जानते हैं कि मार्स और पृथ्वी लगभग एक ही जैसा, दोनों प्लैनेट एक ही जैसा वर्क करता है, दोनों का अपना एक नेचर सेम है। देखिए ध्यान से, मार्स भी रेवोल्यूशन कर रहा है, यानी कि परिक्रमा कर रहा है। देखिए, सन का परिक्रमा सारे जितने भी प्लैनेट है सब कर रहे हैं, ठीक है। 2 प्लैनेट क्लॉकवाइज में, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। मैंने इसके बारे में भी पहले बता चुका हूं। मार्स जो है वो परिभ्रमण कर रहा है, यानी कि रिवोल्यूशंस कर रहा है, कितना, 687 दिन में कंप्लीट करता है। जैसे कि पृथ्वी का कितना है, तो 365 दिन 6 घंटे में वो कंप्लीट करता है। तो देखिए, ये 687 दिन 87 डेज में यह एक परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। रेवोल्यूशन, इसको परिभ्रमण कहते हैं। इसका रोटेशन क्या होगा, ये भी अपना एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो घूर्णन इसके करने का कितना है, 24 घंटे 6 मिनट में ये कंप्लीट करता है एक रोटेशन को, ठीक है। पृथ्वी कितना करता है, देखिए मैं पृथ्वी से कंपेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझें एलन मस्क का सोच। एलन मस्क क्यों कॉलोनी बसाना चाहता है मार्स में, ठीक ना, क्यों वहां पर पुराना, क्योंकि वो सारी चीजों को समझता है। वो बंदा का सोच इतना तगड़ा है कि हम लोग जहां से सोचना बंद करते हैं वहां सोचना शुरू करते हैं, इसलिए एलन मस्क है, ठीक है। तो पृथ्वी की घूर्णन 23 घंटा, ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। और आपका मार्स का कितना है, 24 घंटा 6 मिनट में वो कंप्लीट करता है एक, ठीक है, एक रोटेशन अपना, ठीक है। इसके औसत घनत्व क्या है, औसत घनत्व यानी कि एवरेज डेंसिटी कितना है, 3.90
5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए बात को। अब एक बात याद रखिएगा, डेंसिटी क्या होता है, कोई भी चीज का डेंसिटी अगर कम होती है ना तो याद रखिएगा वो ऑलरेडी वो नीचे चला जाता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है ऊपर आता है। जब मैं इंटीरियर पढ़ाऊंगा आपको, पृथ्वी का इंटीरियर पढ़ाऊंगा, तो वहां पर भी देखिएगा कि हमारा जो लैंड है, ठीक ना, हमारा जो लिथोस्फीयर है वो उसमें 3 तरह का प्लेट्स हैं, ठीक ना, 3 तरह का वो रासायनिक बना हुआ है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोड। क्रोड का जो आपका डेंसिटी है वो इतना कम होता है, इतना ज्यादा होता है कि ऊपर की तुलना में वो नीचे जो है ना वो धंसा हुआ है, जिसके कारण वहां पर रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं और उससे हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको समझाते हैं कि ये है क्या, औसत डेंसिटी है क्या। तो औसत डेंसिटी जो है इसका बहुत कम होता है, 3.95। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी अपना अक्षीय झुकाव रखा गया है, ठीक है, ये भी अपना एक्सिस पे झुका हुआ है। जैसे कि पृथ्वी झुका हुआ है 23.5 डिग्री में, ये झुका हुआ है 25 डिग्री में। ठीक है, इसके अपने 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी के एक उपग्रह है और इसके अपने 2 उपग्रह है। तो एक उपग्रह का नाम है फोबोस, दूसरा का नाम है डेमोस। ठीक है, देखिए इसका जो डायमीटर है, यानी कि मास का जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर का मतलब होता है 2r, यानी कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी टोटल डायमीटर कितना है, 6796 किलोमीटर का इसका पूरा डायमीटर पड़ता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग कुछ लिखते भी चलेंगे ताकि आप लोग अपना नोट्स बना लेंगे। ठीक है, देखिए युद्ध के जो रोमन देवता हैं, ठीक ना, युद्ध के जो रोमन का देवता है उन्हीं के आधार पर इसका नामकरण किया गया है मार्स। ठीक है, युद्ध का रोमन देवता, युद्ध के देवता रोमन, ठीक ना, इनके नाम पर मंगल ग्रह रखा गया है। मंगल ग्रह है, आप अपने नोट्स खुद से बनाएंगे, मैं जो बोलते जा रहा हूं उसको किस तरह से आपको समझना है, कैसे आपको जानना है, वो आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, रेड प्लैनेट। देखिए रेड प्लैनेट कहने के इसके पीछे कारण क्या है कि इसकी जो सतह है ना, उस सतह पे बहुत ज्यादा लो ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक ना, क्या पाया जाता है, लो ऑक्साइड, लो ऑक्साइड, ऑक्साइड। लो ऑक्साइड पाने का कारण क्या है कि इसकी जो सतह है ना वो लाल रंग के हो जाती है, जिसके कारण इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई होप सो कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मंगल ग्रह में ध्रुवों की संख्या 2 है। ध्रुव का मतलब पोल, जिस तरह से अर्थ में पाया जाता है 2 पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी तरह से मंगल ग्रह में भी 2 पोल पाया जाता है। ठीक है, आपका सेम डिट्टो। अच्छा, ये पोल का क्या कारण है, देखिए जब हम लोग पोल को समझते हैं कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, इसी पोल के अकॉर्डिंग अर्थ पे सीजन का परिवर्तन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझा देंगे सीजन फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, मंगल ग्रह में भी 2 ध्रुव हैं। ठीक है, और इसी पोल के कारण, इसी ध्रुव के कारण इसमें, ठीक है, आपका सीजन फॉर्मेशन आता है। ठीक ना, सीजन फॉर्मेशन, यानी कि यहां पर भी आपका ऋतु का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, एकदम किसकी तरह, पृथ्वी की भांति ही यह काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मंगल ग्रह को, ठीक ना, मंगल ग्रह में एक पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत का नाम है आपका निकस ओलंपिया। निकस ओलंपिया अगर आप देखा जाए तो यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। समझ सकते हैं आप, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पे कितना है, 8848 मीटर। ठीक ना, 8848 मीटर। और आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक ना, कि निकस ओलंपिया, समझ बात को, निकस ओलंपिया, ठीक है, निकस ओलंपिया जो है अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 21.9 किलोमीटर का ये पर्वत है। आप समझ सकते हैं, 3 गुना 21 यानी 22 किलोमीटर का, आप मान के चलिए इसको कि 22 किलोमीटर ये बड़ा है। ठीक ना, इसका जो अगर आप फीट में देखा जाए तो 72,000 फीट इसके मान रखा गया है। ठीक ना, मतलब ये इतना बड़ा पर्वत है कि यह मतलब 3
हमारे माउंट एवरेस्ट को वो समा सकता है अकेले, ठीक ना। चलिए, अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक है ओलिपस मेसी, याद रखिएगा इसका अगला टॉपिक है ओलिपस मेसी। अच्छा, इसको कहीं कहीं अगर आप लोग गूगल भी सर्च करेंगे तो इसका एक और नाम से भी लोग जानते हैं, ठीक ना, ओलंपस मॉन्स, ठीक ना, या कि आप इसको है ना ओलंपस, हाँ मॉन्स आप बोल सकते हैं, ठीक ना। इसको गूगल भी सर्च करेंगे तो एक ही नाम होता है, तो इसमें आपको ये करने का जरूरत नहीं है कि सर क्या है। ओलंपस मेसी जो है, ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड का, पूरा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है जी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। यानी कि अगर देखा जाए इसका वोल्केनो में तो ये इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ये कि ये 25 किलोमीटर लॉन्ग है, आप समझ रहे हैं, 25 किलोमीटर लंबा, ठीक ना। और इसका जो डायमीटर है वो 600 किलोमीटर का डायमीटर है, 600 किलोमीटर का डायमीटर, आप समझिए, यानी कि व्यास, ठीक ना। इसका मतलब है कि 600 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं, यहां से लेकर हम धनबाद में हैं अगर, तो धनबाद से लेकर कलकत्ता पार कर जाइए, इतना बड़ा। आप समझ लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, ये फिर क्या है, ठीक ना। ये इतना बड़ा ज्वालामुखी है ना, हम लोग जिंदगी में कभी देख पाएंगे, इम्पॉसिबल। हालांकि ज्वालामुखी का जो टॉपिक आएगा तो इसमें एक बार और इसकी चर्चा करेंगे और इसके पूरा बताएंगे ज्वालामुखी का आगे क्रिएटर कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे उठता है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ज्वालामुखी होता कैसे है, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक सुनिएगा, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है, देखिए स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फिनक्स या फिनिक्स, ठीक है, आप लोग लिखते चलेंगे, मार्क्स लैंडर, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका ये जितने आपको देख रहे हैं, ये मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, ठीक ना, मंगल ग्रह के जो स्टडी करने के लिए इसे मानव रहित अंतरिक्ष यान को यहां पर भेजा गया है, ठीक ना, ताकि ये सब हम लोग समझ सके। अच्छा, हमारे भारत में भी एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को भेजा गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंगलयान। ये कौन भेजा है सर, भारत के द्वारा भी इसको भेजा गया स्टडी करने के लिए। आगे एक आपका यूरोपियन स्पेस सेंटर है जो आपका मार्क्स 500 ये एक प्रोजेक्ट है जिसका यूरोपियन स्पेस सेंटर है ना कि एजेंसी के द्वारा और रूस के द्वारा संयुक्त प्रोजेक्ट को, ठीक ना, संयुक्त प्रोजेक्ट, ठीक ना, ये किसके द्वारा, रूस के द्वारा, और ये यूरोप के स्पेसिफिक सेंटर के द्वारा इसको भेजा गया है, ठीक ना, भेजा भी जाएगा ताकि इसके बारे में और भी हम इसको जानकारी ले सकते हैं। तो ये ऑल से अबाउट आपके पूरा मंगल ग्रह के बारे में था, और इसमें कोई डिटेल चाहिए, कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, मैं आपको उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जुपिटर के बारे में बताएंगे, और जुपिटर के बारे में बहुत कुछ आप सुनने को मिलेगा, फिर सैटर्न के बारे में बताएंगे, फिर यूरेनस के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो भी आपका बच जाएगा नेपच्यून, फिर हमने इसको खत्म कर देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।